अच्छा जी, हमने पिछली क्लास के अंदर ये बात पढ़ी थी कि हमारे सिलेबस के अंदर हमें क्या कवर करना है। यानी कि जो है वो सिलेबस को हमने दो अंदाज से देखा था कि भाई चूंकि नया जो है वो स्कीम आ गई है, जिसको स्कीम 2025 कहते हैं, तो उसके तनाजुर में क्या चेंज हुआ, और मजीद ये कि जो है वो लॉ में जो अपडेशंस आई उसकी वजह से क्या चेंज आया। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो है वो पढ़ाई के चार सेगमेंट्स हैं। एक को सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, एक को जो है वो मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, रिकंस्ट्रक्शन और जो है वो गवर्नेंस कहा जाता है। स्पेशलाइज जो है वो कंपनीज का फिर तीसरा एरिया है, चौथा अदर लॉस का है। तो पहला एरिया जो है वो 35 से 45 नंबर का, और दूसरा एरिया 10 से 15, तीसरा भी 10 से 15, और चौथा जो है वो 30 से 40 नंबर का। अब ये चार एरिया में जो चेंजेस आई हैं उसमें ये है कि दो नए लॉ ऐड हुए हैं, ट्रस्ट लॉ और जो है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट 2023। और जो चार चीज़ें निकाली गई उसमें रिहेबिलिटेशन एक्ट, रिहेबिलिटेशन रेगुलेशंस, एनबीएफसी रूल्स 2003, और इसके अलावा पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर एक्ट। अच्छा, अब ये तरमीम करने के अलावा एक चीज़ उन्होंने रीशफल भी की है। ये जो नए दो लॉ डाले हैं इन्होंने, स्टेट ओन एंटरप्राइज और ट्रस्ट लॉ, ये इन्होंने थर्ड सेगमेंट में डाला है। तो थर्ड सेगमेंट वैसे ही काफी बड़ा था, और उसके अंदर जो है वो मजीद दो लो लाने की वजह से अब उसकी लेंथ थोड़ी सी जो है वो और ज्यादा डिसऑर्डर हो रही थी। तो उन्होंने वहां से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उठा के मेडिएशन वाले एरिया में डाल दिया। मजीद ये बात कि जो है वो 7 अमेंडमेंट्स आई हैं। 7 अमेंडमेंट्स को आई कैप ने नोटिफाई किया हुआ है अपने जो है वो प्रेस रिलीज 30 दिसंबर की। उसके अंदर जो है वो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन से मुतालिक दो हैं। इसके अलावा पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन से मुतालिक एक एसआरओ है। इसके अलावा पीएस6 रूल बुक में जो है वो ठीक ठाक चेंजेस आ गई हैं। इसके अलावा जो है वो एनबीएफसी रेगुलेशंस के अंदर जो है वो चेंजेस आ गए हैं, एनबीएफसी रेगुलेशंस 2008। और इसके अलावा जो है वो फॉरेन एक्शन मैनुअल के चैप्टर 19 में चेंज आया है। इसके अलावा जो है वो आपका कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो कि जो है वो जितना हमें पढ़ना है, वो लास्ट टाइम हम जो है वो चैप्टर जो भी इसके रिलेवेंट हैं वो पढ़ते थे कोड 2019 से। अब जो है वो 2024 के कोड से ये पढ़े जाएंगे। तो ये बारह जो है वो एक मैंने रिकेप कर दिया जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मजीद ये बात कि जो है वो ब्रीफली हमने जो लॉ हमें पढ़ने हैं उसका रिकैप भी लिया था। मजीद ये बात कि चार डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ ली थी। एक डेफिनेशन थी लिस्टेड कंपनी की, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 38 से मिली। उस लिस्टेड कंपनी के अंदर जो है वो हमें बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट मिला, तो उसके लिए हम जो है वो जाके सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी देख ली। पब्लिक सेक्टर कंपनी को भी देखा। पब्लिक सेक्टर कंपनी को जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 54 में देखा। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को जो है वो देखा, जो कि सेक्शन 3 ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 के तहत देखा। अब ये भी मैंने आपको बताया कि भाई क्यों किसी को चेक कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी को इसलिए चेक करते हैं कि लिस्टेड बनने के लिए पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 उसके ऊपर अप्लाई होता है। और सिक्योरिटी एक्ट और जो है वो टेक ओवर रेगुलेशन, इसके ऊपर ये सारे वो लॉ हैं जो कि लिस्टेड कंपनी के लिए मुख्तस या मखसूस हैं। बॉडी कॉर्पोरेट को इसलिए हमने पढ़ा था कि बॉडी कॉर्पोरेट में वो कॉर्पोरेट स्टेटस भी आ रहे हैं जिन्होंने अपने आप को कंपनीज एक्ट के तहत जो है वो नहीं बनाया, मगर कंपनीज एक्ट उनको अपने निज़ाम में कुछ हद तक जकड़ना चाहता है। इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट को जो है वो बहरहाल जो है वो हमने पढ़ा था। और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो है एक ये भी जो है वो पॉइंट था कि भाई जो है वो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट भी लिखा हुआ है, तो मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान से बाहर कोई इंकॉर्पोरेटेड कंपनी हो या पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट के तहत कोई कंपनी हो, जैसे कि जो है वो मिसाल के तौर पे जो है वो नेशनल बैंक, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक 1949 के तहत बनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट शामिल है। मजीद ये बात कि पब्लिक सेक्टर कंपनी क्यों पड़ी, ये बात जो है वो इसलिए पड़ी कि एक पब्लिक सेक्टर के लिए एक मखसूस लॉ है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, जो कि जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल 2013। और जो है वो इसके अलावा जो है फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस क्यों पड़ा। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के अंदर एक बारीक सा पॉइंट मैंने बताया था कि जो
जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी वो स्टेट ओन एंटरप्राइज तो होगी होगी, मगर एक बहरहाल हर स्टेट ओन एंटरप्राइज जो है वो बहरहाल पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं होती है। डिटेल में डिस्कशन पिछली क्लास में हो गई है। स्टेट ओन एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है कि शायद उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स तो अप्लाई होते हो, मगर इसके साथ साथ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 भी अप्लाई करना पड़ेगा। और जो स्टेट ओन एंटरप्राइज पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन में नहीं आई, उसके ऊपर बहरहाल स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट तो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। मैंने आपसे अर्ज की थी कि कॉर्पोरेट लॉ में बहरहाल इस बात की जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अशद जरूरत है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त इन चीजों को कंपाइल करना पड़ता है कि कौन सी चीज में क्यों पढ़ रहा हूँ, किससे क्या लिंक हो रहा है। और किताबों की वर्क गर्दानी जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो बेरेक से पढ़ाई थी। और अभी एक दो क्लासों में हम जो भी लॉ पढ़ रहे होंगे वो बेरेक से ही पढ़ रहे होंगे। तो आपको ये वर्क गर्दानी का शौक जो है वो अपने में पैदा करना पड़ेगा, तो ही जो है वो बहरहाल आप जो है वो सवाल के जवाब को लो से डायग्नोस करके अपनी आंसर शीट में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। अच्छा, फिर अब जो है वो आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस वाज द रीकैप ऑफ आवर अर्लियर क्लास। हमने अब जो है वो आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है, उसका नाम हमने रखा हुआ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कुछ सेक्शंस वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे, और बहरहाल जो है वो इसके अंदर कुछ जनरल डिस्कशंस भी होगी जो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो आगे के सेक्शंस आपको समझ में आने शुरू हो जाएं। एक बात मैंने पिछली क्लास में सिलेबस के हवाले से आपको बताई थी कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो कॉर्पोरेट लॉ चल रहा है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। इससे पहले होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। इससे पहले होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पहला पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लॉ बना था। इससे पहले पाकिस्तान बनने के बाद जो कॉर्पोरेट लॉ चलता था वो बड़े सगीर का कॉर्पोरेट लॉ था, जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1913। उसको हमने पाकिस्तान में एडॉप्ट कर लिया था, वो चलता रहा चलता रहा। और 1984 में हमने पहला अपना लॉ बनाया। तो 1984 का जो लॉ था वो बहरहाल हमारी फाउंडेशन है हमारी लॉ मेकिंग एक्सरसाइज की रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट लॉ। तो 1984 के कानून में एक कॉन्सेप्ट था एनबीएफसी का। वो इनको इतना महबूब लगा है कि इसके बाद जो है वो 2014 के कानून में भी इन्होंने एनबीएफसी के पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। और जो है वो इसके अलावा 2017 के कानून में भी एनबीएफसी को डिस्कस नहीं किया, बल्कि 2017 के कानून में ये कह दिया सेक्शन 509 में कि एनबीएफसी को जानना हो, परखना हो, बनाना हो, चलाना हो तो इसके लिए आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शंस जो है वो कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। और वो सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 282(8) उन्होंने कहा है कि भाई जो है वो आप एनबीएफसी रूल्स 2003 भी पढ़िए और एनबीएफसी रेगुलेशन 2008 भी पढ़िए। अब ये जो 2003 का जो रूल है ये अभी भी कानून तो है बहरहाल, मगर ये कि स्कीम 2025 has excluded it from the syllabus। अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। तो जितने भी पास पेपर के सवालात हैं या बहरहाल जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली हमें मॉडिफाई करने पड़ेंगे। जाहिर बात है कि लॉ का तो पार्ट है और जिंदगी में अप्लाई भी होता है ये लॉ, एनबीएफसी रूल्स 2003, मगर चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हमें आंसर की जो भी टोन है उसको ऐसे डिजाइन करनी है कि उसके अंदर ये दो चीजें लगे और ये बहरहाल अप्लाई ना करता हुआ हम नजर आ रहे हो। अप्लाई हो भी रहा होगा तो हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। अच्छा, अब आप मुझे पूछेंगे कि सर ये क्यों जो है वो आप हमें 1984 की चीजें पढ़ा रहे हैं? तो 1984 की ये चीजें जो हैं ये आज जो है वो सेव कर ली गई हैं। कहाँ पे? सेक्शन 509 में। कंपनी से सेक्शन के सेक्शन 509 में जाएंगे आप तो वहां पे लिखा हुआ है सेविंग्स। सेविंग्स के अंदर उन्होंने कहा है कि पुराने जो कानून खत्म हो गए हैं उनकी कुछ चीजें सेव कर रहे हैं। तो उन चीजों को जिसको सेव किया गया है उसमें वन ऑफ द चीज सेव की गई है एनबीएफसी से मुतालिक ये सेक्शन जो 1984 के ऑर्डिनेंस है, और इसको सिलेबस के अंदर भी एडॉप्ट किया हुआ है। तो दिस इज वन थिंग कि एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसके अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सारे फहरिस्त है, लीजिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो सारे के सारे हम जो है वो इन सेक्शन से पढ़ेंगे। एनबीएफसी रूल्स 2003 लास्ट अटेम्प्ट तक पढ़ाया जाता था, अब आपके लिए वो नहीं पढ़ने का।
मजीद ये बात कि भाई जो है वो एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को सिलेबस स्कैन करवाया था लास्ट टाइम, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि भाई जो है वो कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2010 है। इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, कंपनीज एक्ट 2017 है, मगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 है। तो कोई लॉ एक्ट के नाम से बनता है, कोई लॉ ऑर्डिनेंस के नाम से बनता है। क्या वजह, क्या माजरा? अगर कोई कानून ऐसा हो जो पार्लियामेंट की अप्रूवल से मुल्क में लागू हो, पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल असेंबली और सेनेट, और फिर इसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट साहब भी इनकी जो है वो सरपरस्ती के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अफेक्टिवली कह दीजिए, पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट साहब। इनके मुश्तरका अमल से अगर कोई कानून नाफिज होता है यानी इन्फोर्स होता है, तो उसको एक्ट के नाम से पुकारा जाता है। और अगर जो है वो पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो और प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपने दस्तखत से कानून को इन्फोर्स कर दें, तो उसको फिर ऑर्डिनेंस कहते हैं। प्रेसिडेंट साहब ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि दो रीजन होती हैं। एक तो रीजन ये होती है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है मतलब इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ऑपरेशनल नहीं है। क्या मतलब? कि भाई असम्बलियां बर्खास्त कर दी गई है। जैसे हर थोड़े अरसे के बाद माजी में ऐसा होता रहा है, अल्लाह का शुक्र है अब तो नहीं हो रहा। कि 2000 1999 में ये हुआ कि जो है वो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को स्टेप डाउन कर दिया। इससे पहले 95 में बहरहाल जो है वो एक सदर ने बेनजीर को स्टेप डाउन कर दिया। फिर इसके पहले जो है वो बहरहाल जो है वो अयूब खान ने जो है वो एक जो है वो वजीर आजम को स्टेप डाउन कर दिया, वगैरह वगैरह। जियाउल हक ने भुट्टो साहब को कर दिया। तो ये आमरीत का जो दौर होता है, जिसको हम कहते हैं फौजी रूलर या जनरल, जो है वो बेसिकली जब हुकूमत को संभाल लेता है प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में, उस वक्त पार्लियामेंट नहीं होती है। मार्शल लॉ के केस में जब प्रेसिडेंट साहब जो है वो मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हो, उस सूरत हाल में पार्लियामेंट है ही नहीं, तो कैसे जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाएं? तो उसके लिए फिर जो है वो प्रेसिडेंट साहब खुद ही अपने फंक्शनल अथॉरिटी इस्तेमाल कर लेते हैं कानून बनाने की, और उस कानून को फिर जिंदगी में ऑर्डिनेंस के नाम से पुकारा जाता है। ये पहचान होती है कि वेदर इट इज अ डेमोक्रेटिक लॉ और इट इज एन आउटकम ऑफ द मार्शल लॉ डिक्टेटर। अब जैसे कि कंपनीज एक्ट जो है वो 2017 में बना, उस वक्त बिल्कुल जो है वो मौजूद थी। कौन सी जो है वो गवर्नमेंट मौजूद थी? नवाज की जाती हुई गवर्नमेंट थी। बस वही वाली, जब पानामा लीक्स वगैरह जब जो है वो रिलीज हो गए थे, फिर इसके बाद आखिरी आखिरी दिन इनके चल रहे थे, जो 2018 में फिर इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई थी, फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई थी। तो इनके आखिरी आखिरी दिनों में ये कंपनीज एक्ट इन्होंने बनाया था। तो ये एक्ट के नाम से है। अगर 1962 में अयूब खान की जो है वो, यानी कि वे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी सरपरस्ती में जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 आया, तो उसका नाम ऑर्डिनेंस है। ये पहचान होती है कि फौजी डिक्टेटर ने बनाया तो ऑर्डिनेंस के नाम से होगा, पार्लियामेंट के अप्रूवल से आया तो एक्ट के नाम से होगा। तो मजीद आपको ये बताएं कि अगर जो है वो पार्लियामेंट जो है वो सेशन में हो भी, मगर चूंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे अवामिल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं कि वो कभी भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड नहीं होने देते, और नतीजतन ये होता है कि अपोजिशन की शोर शराबा, तो हम ये बोलेंगे, आप ये बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे। यानी इनके पास जो है ये एजेंडा होता है कि आप जो भी बोलेंगे हम उसका ही उल्टा ही बोलेंगे। तो अक्सर और बेशतर ये हो जाता है कि पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लो बनाते बनाते। तो ये होता रहा है माजी में, और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त भी है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो ये रीज़न बना दें कि मुझे कोई इमरजेंसी है, आई कैन नॉट वेट टिल द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो इमरजेंसी का बहाना बना के सेशन में पार्लियामेंट हो भी, फिर भी ऑर्डिनेंस के नाम से मुल्क में कानून लागू कर दें। मगर इस कानून को ये जरूरी है कि 120 दिनों के अंदर अंदर फिर पार्लियामेंट से रेटिफाई कराना पड़ता है, पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट से इसको अप्रूव ना करवाया जाए तो फिर ये वॉइड हो जाता है। अच्छा, वॉइड कब से होगा? 120 दिनों की एक्सपायरी पे नहीं होगा, वॉइड उस दिन से हो जाएगा जिस दिन से ये आया था। ए बिनिशो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 है। अब कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जो है ये आया था अप्रैल 2016 में। अच्छा, अप्रैल 2016 में आने के बाद अगस्त 2016 में इसके 120 दिन मुकम्मल हो रहे थे।
अप्रैल 2016 में नवाज शरीफ की वो पनामा लीक्स, पैराडाइज लीक्स कुछ पॉपुलर हो गई थी, और इसके ऊपर इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो बहुत हलचल मची हुई थी। उस दौरान में इनसे चूक हुई, या बहरहाल इनको सपोर्ट नहीं मिला, और ये कानून जो लाया के बहरहाल जो है वो 120 दिनों में इसको पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करवा पाए। तो अगस्त में, समवेयर इन द अगस्त, वो 120 दिन मुकम्मल हुए, मगर ये ऑर्डिनेंस जो मतरूक हुआ, कल अदम हुआ, ये जो है वो अप्रैल से कल अदम हो गया, यानी कि बैकडेटेड जो है वो इसकी बेसिकली जो है वो कल अदम की जो है वो पेन जो है वो मार्क की गई, और इसको जो है वो बहरहाल जो है वो मुल्क के कानून की लिस्ट से हटा दिया गया। मगर 120 दिन बहरहाल ये मुल्क का कानून रह गया था, और इसके अंदर जितने भी काम हुए थे 120 दिनों में उसको सबको अंडू करना पड़ा। आज वो के मतलब की बात नहीं है, इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए कि अंडू कैसे करते हैं, मगर ये कि बस ये बात को याद रखिएगा कि ये जो वॉइड होगा, ये 120 दिनों की एक्सपायरी पे नहीं होगा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होगा। तो प्रेसिडेंट की दस्तखत से कानून अगर इन्फोर्स हो जाए तो वो ऑर्डिनेंस के नाम से होता है, और अगर पार्लियामेंट की जो है वो इन्वॉल्वमेंट से कानून पास हो तो उस सूरत हाल में इसको एक्ट कहते हैं। ऑर्डिनेंस को दो हिस्सों में देख तोड़ना चाहिए, या तो वो ऑर्डिनेंस है जो कि पार्लियामेंट सेशन में ना होने पे प्रेसिडेंट साहब ने इन्फोर्स किया, या फिर एक पार्लियामेंट सेशन में है मगर इमरजेंसी सिचुएशन पे इन्होंने इन्फोर्स किया। अगर इमरजेंसी सिचुएशन पे इन्फोर्स किया है तो वो ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 120 दिनों तक जिंदा रह सकेगा। इसके बाद इसको एक्ट में कन्वर्ट होना है, या फिर एक इसको खत्म हो जाना है। जी सलमान, प्रोविंशियल ऑर्डिनेंस में बस ये चेंज हो जाता है कि वहां पे प्रेसिडेंट साहब नहीं होते, वहां पे गवर्नर होते हैं। वहां पे भी यही सिस्टम है। जी, प्रेसिडेंट साहब तो नहीं इन्वॉल्व होंगे, गवर्नर इसको इशू करेगा, और वो फिर प्रोविंशियल असेंबली से अप्रूवल ले लेता है 120 दिनों में, अगर नहीं करते तो फिर वो खत्म हो जाता है। मगर एक बहरहाल आपके सिलेबस के लिए कॉर्पोरेट लॉ के सिलेबस की बात कर रहा हूँ गालबन, आप तो टैक्स में भी हैं, तो टैक्स में तो कुछ प्रोविंशियल लॉ इन्वॉल्व हैं आपके सिलेबस में, मगर कॉर्पोरेट लॉ में जो है वो जितने भी आपके पास कानून है, भरमार है कानूनों की, मैंने लिस्ट कल आपको साथ शेयर की थी पिछली क्लास में, उसके अंदर कोई भी प्रोविंशियल लॉ नहीं है, सारे के सारे फेडरल लॉ हैं। तो बहरहाल आपके लिए डिस्कशन का पॉइंट यही रहेगा जो मैंने प्रेसिडेंट साहब का बताया, मगर एक बहरहाल मैंने आपको इंडोर्स कर दिया, अग्री कर लिया कि प्रोविंशियल लेवल के अंदर कानून बनते हैं, उसमें भी यही है मामला कि ऑर्डिनेंस के नाम से आ जाएंगे और एक्ट के नाम से आएंगे, तो फिर वो प्रोविंशियल असेंबली से अप्रूव्ड होगा। प्रेसिडेंट वहां पे प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी का बहाना नहीं बनाते, गवर्नर बनाते हैं, और 120 दिनों के अंदर अप्रूव करवाते हैं, नहीं अप्रूव होगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ये बताएं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर एक और चीज, एसआरओ वर्सेस सर्कुलर। एसआरओ स्टैंड फॉर स्टेट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर। इसको इस नाम से कोई नहीं जानता, मगर ये के बहरहाल ये मशहूर नाम यही है, एसआरओ। एसआरओ स्टैंड फॉर स्टेट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर। और एक होता है सर्कुलर। ये आप जिंदगी में अक्सर सुनते हो, क्लाइंटों के ऑडिट के दौरान भी इसकी डिस्कशन चलती है, ये क्या चीज़ है। एसआरओ जो है वो एक्सटेंशन ऑफ लॉ है, सर्कुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ है। एसआरओ एक्सटेंशन ऑफ लॉ है, सर्कुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ है। क्या मतलब, आपको जो है वो कोई सेक्शन के अंदर ये मिले कि एस में बी प्रिस्क्राइब, तो एस में बी प्रिस्क्राइब की जगह पे जो चीज आएगी वो हमेशा एसआरओ के थ्रू आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे सिक्योरिटीज एक्ट में मिलेगा कि सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के सेक्शन 111 में मिलेगा कि अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी की शेयर होल्डिंग 30% से जायद लेना चाहते हो, तो आपको अपनी एक्विजिशन से पहले आपको जो है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं पब्लिक टेंडरिंग। माइनॉरिटी शेयर होल्डर से शेयर होल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, फिर मेजोरिटी शेयर होल्डर से शेयर होल्डिंग खरीद के इस कंपनी के 30% से जायद के मालिक बनिए। अच्छा, अब ये माइनॉरिटी से मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितने रेट पे खरीदना करना है, ये सेक्शन 111 में लिखा हुआ है कि भाई ये जो है वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो अब वो प्रिस्क्राइब कैसे होगा, वो एसआरओ के थ्रू होगा। इसी तरीके से सेक्शन 197 में लिखा हुआ है कि आप जब कोई डायरेक्टर आपके पास आए, डायरेक्टर भी है, सीएफओ भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, लीगल एडवाइजर भी है, ऑडिटर भी है, इन छह में से कोई भी आएगा आपकी कंपनी के अंदर पोजीशन के ऊपर, या फिर जाए
आएगा तो इसके बारे में रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देनी है इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अब वो प्रिस्क्राइब मैनर कैसे आया, वो एसआरओ के थ्रू आएगा। तो जब भी कभी एसआरओ का जिंदगी में कोई तस्करा होता है तो लाजमी तौर पे ये किसी सेक्शन के अंदर एस में भी प्रिस्क्राइब या एस में भी स्पेसिफाइड की जगह लेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ है। एक्सटेंशन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि एस में भी स्पेसिफाइड, यानी चार वर्ड्स हैं मगर इसकी जगह पे इतना सारा मवाद आ जाएगा, इतनी सारी बातें आ जाएंगी। तो इतनी सारी बातें आने के ऊपर वो सेक्शन का या वो प्रोविजन का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है, या उसकी लफाजी बढ़ जाती है, उसका मतन बढ़ जाता है। नतीजतन ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ के नाम से कहलाता है। अच्छा, अब सर्कुलर क्या चीज होती है? सर्कुलर जो है वो बेसिकली किसी सेक्शन जगह पे कोई रिप्लेस नहीं हो रहा होता है। यानी ऐसा होता ही नहीं है कि भाई जो है वो कोई सेक्शन में लिखा हो कि भाई इसमें भी प्रिस्क्राइब, मगर फिर भी इसके उस डॉक्यूमेंट को जारी करते वक्त एससीपी वो सर्कुलर का नाम देती है। तो बेसिकली ये दो डॉक्यूमेंट जिंदगी में आपके इस्तेमाल में रहेंगे कि ये सर्कुलर है, ये एसआरओ है, सर्कुलर है, एसआरओ है। एसआरओ जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ लॉ है और ये एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ है। ये सेक्शन के अंदर कोई एस में भी प्रिस्क्राइब की जगह नहीं ले रहा, बल्कि जो है वो ये जो है वो कोई सेक्शन के पैरेलल जो है वो मजमून आ जाता है, ताकि सेक्शन को एक्सप्लेन करने के अंदर आसानी हो। अच्छा, मजीद ये बात कि ये जो एसआरओ है जिसके अंदर जो है वो एस में भी प्रिस्क्राइब की जगह पे मजमून आ रहा है, तो इसको जो है वो बेसिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी लेजिस्लेशन बनाने की जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट के पास है या सदर साहब के पास है, मगर जब उन्होंने कानून बनाया, लाइक कंपनीज एक्ट बनाया, सिक्योरिटीज एक्ट बनाया, तो उन्होंने इसके अंदर लाइनें लिख दी मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर एस में भी प्रिस्क्राइब। तो ये कौन जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा? कॉर्पोरेट लॉ का पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है? एससीसीपी है। तो एससीसीपी प्रिस्क्राइब करेगी। तो एससीसीपी जो है वो गवर्नमेंट की एक फंक्शनरी तो है, मगर बहरहाल गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है। तो अगर जो है वो गवर्नमेंट की फंक्शनरी लॉ के अंदर कोई मजमून जो है वो डाल रही है, तो फिर तो जो है वो इसको यही कहा जाएगा कि लेजिस्लेशन बना रही है। मगर चूंकि ये लेजिस्लेशन बनाने का इख्तियार इनके पास नहीं था, ये पार्लियामेंट की तरफ से इनको मिला हुआ है, तो इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ये बहरहाल जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट है, जो एसआरओ और सर्कुलर की शक्ल में जिंदगी में राइज होता हुआ नजर आता है। अच्छा, अब आपके सिलेबस के हवाले से ये जो एसआरओ और सर्कुलर्स हैं, ये किस नामों से जारी होते हैं, उसके बारे में जो है वो एससीसीपी के पास दो सेक्शन है, एक 510 है और एक 512 है। इसके अंदर एससीसीपी जो है वो ये डॉक्यूमेंट जारी करेगा, और इसको जो है वो कहा जाता है कि ये एसआरओ और सर्कुलर्स हैं। और इसको जो है वो थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कानूनी आलाए कार हैं, यानी कानून की चाबी है जिससे कानून को खोला जा सकता है। खोला जा सकता है मगर उसकी, यानी कि उसकी एक्सपेंशन की जा सकती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। कभी ये डायरेक्शन के नाम से आएगा, कभी पीआर के नाम से, पीआर स्टैंड फॉर प्रूडेंशियल रेगुलेशन। कभी ये कोड के नाम से आएगा, कभी गाइडलाइन के नाम से आएगा, कभी सर्कुलर के नाम से आएगा, और कभी नोटिफिकेशंस और एसआरओ के नाम से आएगा। तो एससीसीपी ने अपने पावर को बहुत ज्यादा एलोबरेट किया हुआ है कि हम कभी एसआरओ और सर्कुलर जारी करें तो इन नामों से जारी करेंगे। आप इसके ऊपर एतराज ना कीजिएगा कि आप कौन होते हैं ये कानून जारी करने वाले। आप कोई पार्लियामेंट थोड़ी है, हमारे पास ये पार्लियामेंट की तरफ से पावर है कि हम इन नामों से सेक्शन से मुतालिक डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हैं। मजीद ये कि 512 में भी एक तरीके का पावर है, वो ये है कि वहां पे आपको जो है वो एक रेगुलेशन जो है वो के नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी होगा। और ये रेगुलेशन जो है वो अगर कोई जारी होता है तो नॉर्मली इसके अंदर मजमून ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं, तो फिर उसको वो डायरेक्शंस या पीआर के नाम से नहीं, रेगुलेशंस के नाम से जारी करते हैं। जैसे कि टेक ओवर रेगुलेशंस के नाम से मैंने एक सिलेबस में एक रेगुलेशन का तज़किरा किया था, उसमें लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर से मुतालिक जो है वो बहुत लिखी हुई है। तो रेगुलेशन जो है वो बेसिकली ऐसा एसआरओ होता है या स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मवाद जो है वो काफ़ी लेंदी होता है, तो उसको फिर रेगुलेशन के नाम से करते हैं।
कभी भी अगर एससीसीबी जो है वो स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जारी करे, अगर इन नामों से करेगा जो 510 के हैं, डायरेक्शन, पीआरस, कोड्स, गाइडलाइन, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन, तो इसमें इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये इनके पास अथॉरिटी है, ये जारी कर देंगे। और जब जो है 512 वाली अगर कोई चीज जारी करेंगे, मीनिंग देयर बाय कि अगर जो है वो ये जो है वो रेगुलेशन के नाम से कोई डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, तो इससे पहले पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे। और पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब ये है कि ये अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं कानून को। वो कहते हैं कि पब्लिक का कोई भी बंदा हो, चाहे वो जो है वो टीचर हो, चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट हो, चाहे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर हो, चाहे कोई स्टेटिशियंस हो, चाहे कोई बैंकर हो, चाहे कोई इकोनॉमिस्ट हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, किसी को मना नहीं है। पब्लिक का कोई भी बंदा इसके ऊपर कमेंट कर सकता है, और ये कमेंट के लिए जो टाइम देंगे, कभी 3 महीने भी दे सकते हैं, 2 महीने भी दे सकते हैं, मगर कम से कम 14 दिनों का टाइम जरूर देंगे। जो जो रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस करेगा, अब लोग कहेंगे कि भाई रेगुलेशन है, जाहिर बात है, हम क्यों इसको फॉलो करें। रेगुलेशन है, हम इसको क्यों फॉलो करें। इसकी सीरियसनेस के डेवलप करने के लिए इन्होंने कहा है कि जो इसके ऊपर नॉन कंप्लाइंट होगा, एक उसके ऊपर फिक्स पेनल्टी 5 मिलियन तक की हो सकती है। और इसके अलावा पर डे की पेनल्टी, टिल द टाइम यू विल नॉट बी कंप्लाइंग, तो नॉन कंप्लाइंस के जितने भी डेज होंगे, पर डे की पेनल्टी 1 लाख रुपए तक होगी। और अगर जो है 512 के डॉक्यूमेंट की नॉन कंप्लायंस नहीं है, बाकी 510 के डॉक्यूमेंट की नॉन कंप्लायंस है, तो ये कितनी पेनल्टी है, ये है 100 मिलियन रुपीज। रुपीज 100 मिलियन। अच्छा, अब ये 100 मिलियन कहाँ से मैं लेके आया, ये लेके आया मैं सेक्शन 479, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से मुझसे सुन लीजिए। बहुत सारे सेक्शन में आपको पेनल्टी का तस्करा ऐसे मिलेगा कि लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 2 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी। लेवल 1 की पेनल्टी है 25,000 रुपए की, लेवल 2 की पेनल्टी है 5 लाख रुपए की, और लेवल 3 की पेनल्टी है मिलियन की, यानी 10 करोड़ रुपए की। तो ये पेनल्टी कहाँ लिखी हुई है, 479। अच्छा, फिर मजीद ये कि एक बात और सुन लीजिए, आपके ये नहीं है, ये अलग से ही कोई इन्होंने पेनल्टी है, इसके अंदर भी देख लीजिए। बाकी जब जो है वो वहां पे 479 में कभी आपको क्लाइंट वगैरह के लिए देखना हो, तो वहां पे भी देखेंगे, तो वो लिखा होता है पेनल्टी अप टू, मीनिंग देयर बाय कि अगर जो है वो पेनल्टी वर्कआउट होगी, तो वो एक एडजुडिकेशन प्रोसेस से होगी। आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई में बातचीत पेश करें कि ये गलती आपसे क्यों हुई, नॉन कंप्लाइंस क्यों हुई। फिर आपको पेनल्टी से बरी जिम्मा भी किया जा सकता है, या पेनल्टी लगाई भी जा सकती है। हो सकता है कि आपके पास कोई सफाई का मौका हो, तो पेनल्टी पूरी ही माफ कर दी जाए। और अगर सफाई जो है वो अच्छी भी है, बुरी भी है, तो शायद आधी पेनल्टी कर दी जाए। मगर ये कि बहरहाल कितने भी बुरे हैं, मैक्सिमम पेनल्टी का अमाउंट तो वो होगा जो कि पर्टिकुलर जो है वो सेक्शन में एडजुडिकेशन के प्रोसेस से डिटरमाइन होगा। टिल द टाइम एडजुडिकेशन ना हो, पेनल्टी की अप्रूवल नहीं होती है। मजीद ये कि पेनल्टी के जो अमाउंट किसी भी कानून में हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ में हो, चाहे और किसी कानून में हो, लाजमी तौर पे उसके लिए एडजुडिकेशन का, यानी बहस और मुबाइसे का प्रोसेस होना जरूरी है। और कॉर्पोरेट लॉ में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में बहस मुबाइसे का क्या तनाजुर होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी पूरी डिटेल जो है वो 479 में लिखी हुई है। मगर चूंकि वो सिलेबस का एरिया नहीं है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मिला जुला के हमारा जो है वो मामला कहलाया स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। 2017 से मैंने जब एग्जाम दिया था, उस वक्त होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अच्छा, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया था 8 अक्टूबर 1984 पे। और उसके मुख्तलिफ सेक्शन
मुख्तलिफ डेटों पे इन्फोर्स हुए थे। 1984 से शुरू हुआ और वो 1999 में 15 साल का पीरियड मुकम्मल हुआ। तो उसमें हमें ये करना पड़ता था कि यार ये सेक्शन इस वाले कानून से पढ़े, ये पुराने से पढ़े, ये अभी तक इन्फोर्स नहीं हुआ, ये अभी तक इन्फोर्स हो चुका है। तो इसके ऊपर एक बहुत लंबी मगजमारी होती थी। मगर आपके लिए बहरहाल ये आसान हो गया कि आज आपके पास जो है वो जो कानून है कंपनीज एक्ट 2017, ये पूरा का पूरा एक साथ जो है वो आया है। इसको कहते हैं एडवांस। ऑल ऑफ द लॉ एक ही डेट के ऊपर इन्फोर्स हो जाए। और अगर टुकड़ों टुकड़ों में यानी कि डिफरेंट डेट्स पे इन्फोर्स हो तो इसको क्या कहते हैं, इन्फोर्स। अल्लाह की जो कलाम है वो 22 साल और कमोबेश जो है वो 6 महीने में वो मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर मुख्तलिफ आयतें इन्फोर्स हुई है, अहकामात इन्फोर्स हुए हैं। तो अल्लाह के कलाम में पीसफुल इन्फोर्समेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट है। बाकी अदरवाइज हमने दुनिया के कानून में, जैसे मैंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से एग्जाम दिया था, तो पीसफुल इन्फोर्समेंट था। और आज के दिन जो है बहरहाल आपके पास जो कानून है वो एडवांस है। पीसफुल इन्फोर्समेंट को पढ़ना समझना वो एक अलग ही आर्ट है। और बहरहाल जो है वो अल्लाह ने आपके लिए आसानी रखी है कि आपके लिए कंपनीज एक्ट जो है वो एडवांस इन्फोर्समेंट है। इसके अंदर वो मगजमारी नहीं करनी पड़ती कि यार ये सेक्शन को उधर से देखो, ये सेक्शन की पहले बैकग्राउंड ये है। और जो है वो इसका जैसे कि जो पीस मिल इन्फोर्समेंट होती है, जैसे कलाम पाक भी है, तो वहाँ पे आपने जो मुफ्ती हजरात या बहरहाल कारी हजरात या बहरहाल जो है कुरान के साथ जो बसीरत रखने वाले लोग हैं, वो शान नुज़ूल और मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये पीस मिल इन्फोर्समेंट में ये देखना पड़ता है कि पहले ये था, अब ये हो गया, ये इस दिन से अप्लीकेबल हुआ, इससे पहले ये देखना था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी। कंपनीज एक्ट जो है वो एडवांस इन्फोर्समेंट है। और इत्तेफाक से दूसरे भी जितने कानून आपके पास हैं, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, कंपटीशन एक्ट है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, ये सारे के सारे एडवांस इन्फोर्समेंट वाले ही हैं। बस ये आपके लिए जो है वो एक इतला थी कि पीसमिल इन्फोर्समेंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपके लिए बहरहाल इस वक्त अप्लाई करने के लिए कोई नमूना मौजूद नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं वो 3 टाइप की आपको नजर आएंगी, जिसको मैंने अभी क्लास के शुरू में भी रिवाइज करवाया। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के हवाले से बताया था कि या तो आप पाकिस्तान में कंपनी के तौर पे कंपनी एक्ट के तहत बन के अपने आप को माशरे में कंपनी के तौर पे पेश करते हो। ये कमो बेश जो है वो 3.25 लाख कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, ये स्टेशनरी बॉडी जो है वो कंपनी के तौर पे डिक्लेयर हो जाएं, जैसे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत बनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के तहत बनी है। पीआईए होती थी, जो कि अब पीआईए कंपनीज एक्ट में आ गई है। पहले ये बनी थी पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के तहत। बहरहाल अब ये कंपनीज एक्ट में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करा दिया है। इसी तरीके से नेशनल बैंक है, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1949 के तहत बनी है। ये नॉर्मली जो है वो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज होती हैं, जो कि बहरहाल जो है वो गवर्नमेंट के स्पेशल लॉ के तहत बनती है। गवर्नमेंट का लॉ खास तौर पे इसलिए बनता है कि कंपनियों को बनाओ, यानी कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट क्यों बना, ताकि स्टेट लाइफ की पैदाइश हो सके और फिर इसकी चलने की कहानी भी उधर से ही निकलती है। तो ये भी पाकिस्तान में एक स्टेटस है कॉर्पोरेट स्टेटस हासिल करने का। मगर नॉर्मली ये वाला सिस्टम जो है सॉवरियन एंटिटीज के लिए होता है। सॉवरियन एंटिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट के काबू में होती है। जैसे एससीसीपी है, वो एससीसीपी एक्ट के तहत बनी है। इसी तरीके से एफबीआर है, वो एफबीआर एक्ट के तहत बनी है। तो ये भी दोनों जो है वो स्टेशनरी बॉडी है, जो कि बहरहाल जो है वो कॉर्पोरेट स्टेटस कैरी कर रही है, मगर बहरहाल ये कंपनीज एक्ट के तहत नहीं है। अच्छा, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत बहुत सारी फॉरेन कंपनियां जो हैं पाकिस्तान में ब्रांच की शक्ल में ऑपरेट हो रही है। जब इनको पूछते हैं कि आप कंपनी है, बोलते हैं हाँ कंपनी है, तो आप कौन से कंपनीज एक्ट के तहत बने हैं कि स्टेशनरी बॉडी के तौर पे बने हैं? नहीं, हम तो फॉरेन लॉ के तहत बने हैं। तो इस फॉरेन लॉ के तहत बनी हुई कंपनियों को भी पाकिस्तान में टू दी एक्सटेंड जो पाकिस्तानी ऑपरेशंस हैं, हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। और इसके लिए जो है वो बहरहाल सेक्शन 434 में सनद मिल जाती है कि भाई पाकिस्तान से बाहर बनी हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में तो ब्रांच है, मगर टू दी एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तानी ब्रांच जो है
इसको हम कॉर्पोरेट लॉ में असेस करेंगे, जिसको समझे करेंगे, इंक्लूडिंग दैट। तो कंपनी के तौर पे हमारी जिंदगी के मशागिल ज्यादातर कंपनी के गिर्द घूमते हैं। भारत दूसरा स्टेटस जो है वो ये स्टेशनरी बॉडी लाइक जो है वो स्टेट लाइफ, लाइक पीएनएससी, लाइक ओजीडीसी, लाइक पाकिस्तान पेट्रोलियम, लाइक जो है वो नेशनल बैंक, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली लाइक जो है वो ईएनआई, लाइक जो है वो शेवरॉन, लाइक जो है वो गेन एंड डग कर ले, लाइक जो है वो जो है वो सिटी बैंक। अच्छा, अब जब ये स्टेशनरी बॉडी और फॉरेन एंटिटी को हम ये बोले कि आपके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, तो वो कहेंगे हम पागल हैं कि हम कंपनीज एक्ट अप्लाई करें। क्यों भाई, पागल होने की क्या इसमें बात है? भाई अगर हमें कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता तो हम कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को नहीं बना देते। हाँ बिल्कुल, बात तो बिल्कुल ठीक है। आपको कंपनीज एक्ट से जो है वो कोई डिफरेंट जो है वो सलूक रखना था, इसीलिए आप कंपनीज एक्ट के अंदर मेंबरशिप यानी कि कंपनी नहीं बनाई आपने। हाँ बिल्कुल, इसीलिए नहीं बनाई। तो भारत जो कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी बनेगी उसके ऊपर तो पूरा का पूरा हम कंपनीज एक्ट अप्लाई करेंगे। ये लोगों के साथ क्या करें? ये लोगों ने कहा कि भाई हमें तो कंपनीज एक्ट में जो है वो आना ही नहीं है। हम तो पार्लियामेंट के सेपरेट कानून के तहत बने हैं, हम उसी के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो है वो सेपरेट एंटिटी के तहत पे काम करिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। और अपनी जिंदगी को बदले, अपने लॉ से देखिए, मगर अगर आपकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, जैसे कि नेशनल बैंक की हो गई है, जैसे कि जो है वो जीडीसी की हो गई है, जैसे कि जो है वो आपकी गुजारिए, मगर आपकी सिक्योरिटी अगर लिस्ट हो गई स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम आपके ऊपर सिलेक्टेड सेक्शंस अप्लाई करेंगे। कौन कौन से? 130। 130 ये है कि एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है। 132 एजीएम करानी पड़ेगी। 220 से 239 ये जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से मुतालिक है। 247 से 267 ये ऑडिट से मुतालिक है। 270 और 271 ये इन्वेस्टिगेशन से मुताबिक हैं। तो ये चीजें तो आपकी सिलेक्टेड बेसिस पे कंपनीज एक्ट के तहत तोड़ी जाएंगी, इसके अंदर आपको जबरदस्ती आना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कहने लगे कि भाई हम भी इसीलिए जो है वो पाकिस्तान में कोई सब्सिडरी वगैरह नहीं बना रहे, ब्रांच ऑपरेशन इसीलिए कर रहे हैं कि हमें कंपनीज एक्ट में आना ही नहीं है। तो फिर जो है वो बहरहाल हमारे ऊपर कंपनीज एक्ट आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं? नहीं भाई, आपको जो है वो अगर यहाँ पे ऑपरेशन करने हैं तो बात तो आपकी ठीक है कि आपको कंपनीज एक्ट से जो है वो मुताबिकत महसूस नहीं हो रही, इसलिए आप कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को फॉर्म पाकिस्तान में नहीं करवा रहे। मगर हम आपको जबरदस्ती जो है वो कंपनीज एक्ट में लेके आएंगे। सेक्शन 434 में सबसे पहले आपको कंपनी की डेफिनेशन में डाला, यानी ये कहते हुए कि आप फॉरेन कंपनी है। और फिर आपके ऊपर सिलेक्टेड सेक्शन जिसका नंबर है 434 से लेकर 450, इसको कहते हैं कि भाई जो है वो सिलेक्टेड प्रोविजंस, यानी कि 17 सेक्शंस इनको अप्लाई होंगे। और ये 17 सेक्शंस भी ये पूरी फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई ना कीजिएगा, सिर्फ पाकिस्तानी ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। यानी सिटी बैंक तो दुनिया के जो है वो कोई 74 75 ममालिक में ऑपरेट होती है, तो सारे के ऊपर थोड़ी हम अप्लाई कर देंगे ये 17 सेक्शन, ये उनके ऊपर अप्लाई करेंगे जो पूरे पाकिस्तान में 6 ब्रांचेज हैं। अच्छा, अब ये जो तीनों स्टेटस हैं कॉर्पोरेट स्टेटस, इसको अगर मिला के बोलना हो तो इसको कहा जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। और अगर जो है वो इंडिविजुअली पुकारना हो तो ये कहा जाता है कि स्पेशल इनेक्टमेंट वाली कंपनी, ये दरमियान वाली। नॉर्मली ये सॉवरेन कंपनी होगी, यानी गवर्नमेंट ओन्ड होगी। एक जो है वो फॉरेन लॉ के तहत बनी हुई फॉरेन कंपनी, और एक जो है वो सबसे बड़ी तादाद, कसीर तादाद में कंपनी के तहत बनी हुई कंपनी। ये तीनों को मिला के कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, और हर एक का इंडिविजुअल नाम भी है। नॉर्मली सेक्शंस कंपनीज एक्ट के अप्लाई हो रहे हैं कंपनियों के ऊपर, इनके ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की। अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं, वो पार्लियामेंट के स्पेशल लॉ के तहत बनी हुई है, और इसके अंदर जो है वो लिस्टिंग भी नहीं है। तो ये लिस्टिंग ना होने के ऊपर हम उसको बिल्कुल भी जो है वो कंपनीज एक्ट में नहीं देखते। हमारी एक शागिर्दा जो है, उसके ऑडिट के दौरान मैं क्लाइंट से खामखा में बहस कर रही थी कि हम अपने टीचर से ये पढ़ के आए हैं, वो पढ़ के आए हैं। तो किसी दर्जे में फोन पे मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैंने उनको, बीबी को, यही समझाया कि भाई ये क्लाइंट से आप गलत जो है वो तकाजा कर रही हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन। आपको समझाया भी था, पढ़ाया भी था कि जो पार्लियामेंट के स्पेशल एनेक्टमेंट के तहत बॉडी कॉर्पोरेट होती है, उसका नाम बॉडी कॉर्पोरेट भले है, मगर उसके ऊपर जो है वो कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता। अगर अप्लाई हुआ तो टू दी एक्सटेंट सेक्शंस होंगे, वो भी जब कि जब उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो। अब वो स्टेट लाइफ तो लिस्टेड ही नहीं है, तो व्हाई यू आर इंसिस्टिंग टू फॉलो द कंपनीज एक्ट ऑन सच अ कंपनी? तो सर फिर क्या मैं करूं, कैसे जो है वो इसका ऑडिट
क्या चेक करो, आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि एक एंटिटी जो कि अपने कानून के तहत बहरहाल जो है वो जरूर लिखी हुई है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कहे आपको बताया कि कौन से जो है वो प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई है, कहाँ लिखे हैं ये कंपनी से केस है। अच्छा, मजीद ये बात कि एक अभी डिस्कशन भी हुई जो सैयद सलमान साहब के सवाल के तनाजुर में कि प्रोविंशियल लॉ में लॉ कैसे बनता है। तो बहरहाल वो कोई लॉ ऐसा है तो नहीं कि जो प्रोविंशियल लॉ का हो, मगर बहरहाल ये बताना मकसूद है कि हमारा जो जितना भी कॉर्पोरेट लॉ के सारे लॉ हैं, चाहे वो अदर लॉज हो चाहे कंपनीज एक्ट हो, ये सारे के सारे फेडरल लेजिस्लेटिव पावर के तहत बने हुए लॉ हैं। यानी फेडरल लेजिस्लेटिव पावर के तहत बने हुए लॉ वो होते हैं जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट अपने कानून एक्सरसाइज करती है, अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाइफर्केशन है कि कौन से कानून प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन सी कानून फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें कोई लॉजिक नहीं होती है, इसको याद करना पड़ता है। मगर खैर, आपके सिलेबस में इतनी डिटेल में नहीं जाना कि कौन से कानून कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए हमारे पास जितने भी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर लॉ आएंगे, ये सारे के सारे फेडरल लेजिस्लेटिव पावर यानी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट वाले मामला जो हैं वो टैक्सेशन में पढ़े जाएं तो पढ़े जाएं, या कॉर्पोरेट लॉ में कोई भी नहीं है। तो जो कानून जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी पे बनाती है उसको कहते हैं फेडरल लेजिस्लेटिव पावर। और जो कानून जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है उसको कहते हैं
PLP यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लीजिए। कंपनीज एक्ट जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव पावर के तहत बना है, यानी फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी। और इसके अलावा ये कि जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो, अगर उसका कानून आपको देखना हो, तो इसके लिए आप जो है वो बेसिकली जो है वो सर्विसेज के ऊपर जो सेल टैक्स है, वो जो है वो प्रोविंशियल लॉ के तहत बना हुआ है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर के तहत बना हुआ है। अच्छा, मजीद। प्रियम्बल। अच्छा, कोई भी कानून जब भी पढ़ा जाए, हमेशा उसमें सबसे पहले जो है वो प्रियम्बल देखा जाए। प्रियम्बल जो है वो कानून के पहले पेज पे इटैलिक फॉन्ट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। ये आपको ये बताते हैं कि भाई उस कानून का मकसद क्या है, जिसको पढ़ने का बेड़ा आपने उठाया है। तो इसी तरीके से कंपनीज एक्ट के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि भाई ये ऐसा एक्ट होता है, ये ऐसा कानून है जिसका नाम एक्ट है, मीनिंग देयर बाय इसको पार्लियामेंट के स्पेशल, इसको हमने जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के कानून को मुल्क में इन्फोर्स किया है। और इसका मकसद ये है कि कुछ रिफॉर्म करना, रिफॉर्म मतलब नया इंट्रोड्यूस करना, और जो है वो कुछ री इनेक्ट करना, यानी कुछ चीज़ें हमने पुरानी कॉपी पेस्ट कर दी और कुछ जो है वो नई चीज़ें ले आई। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनीज एक्ट 2017 जब आया, तो उसमें 350 सेक्शन नए डाले गए, और जो है वो पुराने लॉ से तकरीबन जो है वो 150 या 160 के करीब सेक्शन उठा दिए गए। तो री इनेक्टमेंट के अंदर 160 सेक्शन आ गए, और जो है वो रिफॉर्म के अंदर 350 सेक्शन आ गए। और इसकी बेस पे जो है वो कंपनीज एक्ट के नाम से ये कानून आ गया, जिसमें कंपनियों को प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे। और प्राइमरीली इसलिए कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो बॉडी कॉरपोरेट है या फॉरेन कंपनी है, ये तो हमारे अंदर बनते ही नहीं है। इनको हमने पाकिस्तान में कॉरपोरेट स्टेटस के साथ काम करते हुए, कंपनियों से कॉम्पीट करते हुए, इसके ऊपर भी थोड़े से हमारे ऊपर कंसर्न है, और इसके ऊपर हम कुछ कानूनों के थ्रू अप्लाई हो जाएंगे। बाकी अदरवाइज प्राइमरीली हमारा कानून का मकसद क्या है कि कंपनियों को देखना और कंपनियों की सुपरविजन करना और उनके कनेक्टेड मैटर्स को देखना। अब कंपनी की तारीफ क्या है, जिसके अंदर जो है वो बहरहाल जो है वो कंपनीज एक्ट को जो है वो सुपरवाइज करना है, वो ये है कि ऐसा इदारा जो कंपनीज एक्ट के तहत जो है जो बनता है, वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। कंपनीज एक्ट के तहत बनता है, वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। सेक्शन 14 और 15 में इसकी फॉर्मेशन का तरीका है, और सेक्शन नंबर 16 में इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका है। तो ये तीन सेक्शंस को पढ़ के आप जो है वो एक इदारा कॉरपोरेट स्टेटस के तौर पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मजीद ये बात कि ये फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन अगर आपकी पुराने लॉ के तहत हुई है, पुराना लॉ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन रह चुके हैं, वो रह चुके हैं 1913 का कंपनीज एक्ट, जो कि हमने एडॉप्ट किया था पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि हमने अपना पहला कानून तो 1984 में बनाया। 1984 का कानून, 2016 का कानून जो सिर्फ 120 दिनों के लिए जिंदा रह पाया था। ये तीनों कानून जो है वो आज रिपील लॉ कहलाते हैं। रिपील का मतलब है कलअदम हो गए, खत्म हो गए। इनके थ्रू जो भी जो कंपनियां बनी हुई हैं, वो भी आज कंपनीज एक्ट में एडॉप्ट कर ली गई हैं। इसको हम कहते हैं एडॉप्टेड कंपनीज। अब जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर कंपनीज एक्ट 1913 के तहत बनी हुई है। ग्लेक्सो है, कंपनीज एक्ट 1913 के तहत बनी हुई है। पाकिस्तान टोबैको, कंपनीज एक्ट 1913 के तहत बनी हुई है। कैन दे रिफ्यूज टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2017 बिकॉज दे हैव नॉट बीन फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने जब अपना शिकंजा इंट्रोड्यूस किया या अपना दायरा कार बयान किया, तो उसके अंदर उन्होंने मौजूदा सेटअप के अंदर बनी हुई इदारों को तो ले ही लिया, इसके अलावा जो है उन्होंने पुराने लॉ के तहत बनी हुई जो भी जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। तो पुरानी कंपनियां कभी आपसे अर्जू करें कि हम तो पुराने कानून के तहत जिंदगी गुजारेंगे, तो हम इनको कहेंगे नहीं, आज आप भी कंपनी के डेफिनेशन में शामिल है। कौन सी कंपनी की डेफिनेशन? जो कंपनी एम्बल में उठा के इस कानून को मंसूब कर दिया कॉरपोरेट सेक्टर से, यानी कि कंपनियों से। अच्छा, अब अगली बात, अप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट वेयर सेपरेट गवर्नमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में कंपनियां तीन कानून के तहत ही बनी हुई आपको नजर आएंगी, मैंने बताया।
कौन कौन से कानून, या तो पार्लियामेंट का स्पेशल कोई लॉ बना जिसके तहत जो है वो कंपनियों की फॉर्मेशन की गई, लाइक स्टेट लाइफ की, लाइक नेशनल बैंक की, या फिर एक फॉरेन लॉ के तहत जो है वो फॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान में ब्रांच की शक्ल में ऑपरेट हो रही है, या कंपनीज एक्ट के तहत। मगर पाकिस्तान में कुछ स्पेशलाइज्ड लॉज हैं जो कि गवर्निंग से मुतालिक हैं, यानी चलाने से मुतालिक है। बनना तो यहीं पे होगा, कंपनीज एक्ट में ही होगा, मगर ये के बहरहाल चलाने से मुतालिक कुछ अलग भी जो है वो कानून है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मुदारबा कंपनी एक होती है, बनती तो कंपनीज एक्ट में है, मगर उसको चलाने के लिए मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980 को फॉलो करना पड़ता है। सीडीसी है, सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करती है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कस्टोडियन के तौर पे सीडीसी काम करती है, ये बनती है बेसिकली जो है वो कंपनीज एक्ट में। मगर ये के बहरहाल जो है वो इसका जो गवर्निंग इंस्टीट्यूट है, यानी जिसके तहत ये ऑपरेट होती है, उसका नाम है सीडीसी एक्ट 1997। तो अगर कोई कानून ऐसा हो कि जो कंपनी के चलने से मुतालिक हो, और बनने से मुतालिक है कंपनीज एक्ट, और ये चलने से मुतालिक कानून में अगर जो है वो कोई ऐसी बात आ गई जो कि जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, किससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, कंपनीज एक्ट से, तो फिर कंपनीज एक्ट जो है वो आप उस हद तक अप्लाई कीजिएगा जिस हद तक इनकंसिस्टेंसी ना हो। सेपरेट इनेकमेंट से, सेपरेट इनेकमेंट में अगर कोई बात ऐसी लिखी हुई है जो कंपनीज एक्ट से मुताबिकत नहीं रखती, तो आप सेपरेट इनेकमेंट की बात को प्रीवेल कर लीजिएगा और कंपनीज एक्ट की बात को छोड़ दीजिएगा। इसका क्या मतलब है, जरा समझिएगा। ये मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट लेके आया, आपके सिलेबस के हवाले से मैं जो कानून है सेपरेट गवर्निंग इंस्टीट्यूट, उसकी एग्जांपल बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 एक कानून है। उसके सेक्शन नंबर 35 में ये लिखा हुआ है कि एक बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर जो है वो 3 साल के लिए ऑडिट करेगा, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑडिटर की होनी चाहिए 3 मुसलसल सालों तक। और इसको 3 मुसलसल सालों से पहले एजीएम में, बहरहाल आप हर एजीएम में इसकी अप्रूवल तो लेते हो कि इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर 3 साल के अंदर जो है इसकी रीअपॉइंटमेंट करते रहिएगा। अगर 3 साल के अंदर इसको हटाना हो, यानी इसकी रीअपॉइंटमेंट ना करनी हो, तो उस सूरत हाल में आपको क्या करना पड़ता है, स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अच्छा, कंपनीज एक्ट के अंदर जब हम जो है वो देखते हैं, कंपनीज एक्ट में जो है वो सेक्शन 246 से लेकर 252 तक जो है वो आपको ऑडिटर के सेक्शन मिलते हैं। तो उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि किसी भी कंपनी के ऑडिटर को 3 मुसलसल सालों तक रिटेन करना जरूरी है। तो अब क्या करें, अगर कंपनीज एक्ट को फॉलो करें तो उसमें तो ये लगता है कि हर साल चेंज कर सकते हैं, मगर एक बैंकिंग ऑर्डिनेंस को देख रहे हैं जो बैंक के लिए गवर्निंग लॉ है, तो उसमें जो है वो 3 साल तक सेम ऑडिटर को रखना जरूरी है। तो अब इस केस में इनकंसिस्टेंसी आ गई। अब इस इनकंसिस्टेंसी के ऊपर आपको बैंकिंग ऑर्डिनेंस को तरजीह देनी चाहिए, कंपनीज एक्ट को छोड़ दीजिए। ऑन दी अदर एंड बैंकिंग ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि आप अपनी एजीएम जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर करवा लेंगे। कंपनीज एक्ट में जो है वो लिखा हुआ है कि भाई आपको अपनी एजीएम जो है वो 120 दिन ऑफ ईयर एंड तक करवाना है। अब क्या करें, किसको फॉलो करें, तो आप 3 महीने की लिमिट को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो है वो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी स्पेशल लॉ से अगर कंपनीज एक्ट फॉलो जाएंगे। फिर ये बात कि आपके पास फाइल होनी चाहिए, सेक्शन 233 में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस में लिखा ही नहीं हुआ कि रजिस्ट्रार के पास ऑडिटेड अकाउंट्स की अप्रूव कॉपी फाइल कीजिएगा। तो फिर क्या करें, फिर कंपनीज एक्ट फॉलो कर लीजिएगा। कंपनीज एक्ट उस हद तक फॉलो कीजिएगा जिस हद तक स्पेशलाइज लॉ से इनकंसिस्टेंसी ना हो। तो अब ये दो इस सिचुएशन यहाँ से उठाई, यानी कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस से एक 35 नंबर, एक 36 नंबर, एक जो है वो ऑडिटर्स की 3 साल रिटेंशन की बात है, एक एजीएम के लिए 3 महीने की डेडलाइन की बात है। ये दोनों चीजें कंपनीज एक्ट से जो है वो टकराव है, इसका कंपनीज एक्ट से जो है वो डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है। अब हमसे पूछा है बैंक के मालकान ने, या बैंक के जो है वो बेसिकली डायरेक्टर्स ने, कि आप बताएं कि हम करें क्या, हाउ टू डील विद अबव द कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस। तो अब इसके ऊपर हमने वही लिख लिया जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। ये है सेक्शन नंबर 505, सब सेक्शन नंबर 1। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। वेयर एज द बैंक, अगर कंपनीज एक्ट में बनी हुई है तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो होना चाहिए, मगर इसका गवर्निंग लॉ भी अलग से है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस। तो अब वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस जो है वो प्रीवेल करेगा अगर इनकंसिस्टेंसी हो। जहां पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस की टकराव नहीं हो रही है तो फिर कंपनीज एक्ट फॉलो कर लीजिएगा। देयरफॉर द कंसर्न रेज आर सच व्हिच नीड्स टू बी हैंडल इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट के 505 के प्रोविजन। 505 में ये लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट उस हद तक अप्लाई होगा जिस हद तक
स्पेशल लॉ से इनकंसिस्टेंसी ना हो। तो ये दोनों मैटर्स ऐसे हैं जिसमें कंपनीज एक्ट को फॉलो करने जाएंगे तो आपका जो है वो इनकंसिस्टेंसी स्पेशल लॉ से हो जाएगी। नतीजतन ये कि आप बैठी। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात और बता दूं। अभी जो मैंने आपको एक लंबी चौड़ी बातचीत बताई थी कि कौन सी कंपनी के ऊपर कौन से सेक्शन फॉलो होते हैं, जरा इसकी इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। एक तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बताया, ये क्या चीज़ होती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो ये चीज़ है कि कानून तो बनाया है कंपनीज एक्ट लेजिस्लेटर ने यानी कि पार्लियामेंट ने, मगर इन्होंने सेक्शन 510 512 के तहत, जिसको स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये पार्लियामेंट को ने अपनी अथॉरिटी को हवाले कर दिया है एससीसीपी के पास कि भाई आप जो है वो इसके जगहों पे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो राइट कर दीजिए। तो ये कहलाता है प्राइमरी लेजिस्लेशन की जो है वो अथॉरिटी दी गई है सेकंड लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन की शक्ल में। प्राइमरी लेजिस्लेशन बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसको दे दिया? एससीसीपी को दे दिया। अच्छा, मजीद यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये जो मैंने बात की थी कि कौन से कंपनियों के ऊपर कौन से कानून जो है वो अप्लाई होने चाहिए, अब यूनिलीवर है। यूनिलीवर जो है वो 2017 में भी नहीं बनी, 2016 में भी नहीं बनी, दो 1984 में भी नहीं बनी, बल्कि इससे पहले बनी है। तो चाहे किसी भी कानून के तहत ये बनी हो, आपको पूरा कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। एफबीआर और एससीसीपी, ये एफबीआर एक्ट के तहत बनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ये एससीसीपी एक्ट के तहत बनी है। ये स्पेशल एनेकमेंट के तहत बनी हुई जो है वो बेसिकली एंटिटीज हैं। ये ऑल्दो बॉडी कॉर्पोरेट है, मगर इनके ऊपर कोई भी कंपनीज एक्ट का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि ये लिस्टेड थोड़ी है। अगर जो है वो स्पेशल एनेकमेंट वाली कंपनी लिस्टेड होती है तो फिर सिलेक्टेड सेक्शन अप्लाई होते हैं। अब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी स्पेशल इनेकमेंट के तहत बनी हुई है, इसके ऊपर भी कोई सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब पीएनएससी स्पेशल इनेकमेंट के तहत बनी हुई है, मगर ये कि जो है वो ये लिस्टेड है, तो इसके ऊपर सिलेक्टेड सेक्शन अप्लाई करेंगे, वही वाले जो अभी मैंने आपको गिनवाए थे। 130 नंबर, 132 नंबर, 220 से 239, इसके अलावा 247 से 267, इसके अलावा 270, 271। अच्छा, फिर आईबीएम है, ये ब्रांच है। आईबीएम आईएनसी यूएसए की, यूएसए में बनी हुई कंपनी है, इसकी पाकिस्तान में ब्रांच है जिसको आईबीएम पाकिस्तान कहा जाता है। ये फॉरेन लॉ के तहत बनी हुई एंटिटी है, इसके ऊपर पूरा लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, उस हद तक अप्लाई करेंगे जो 431 से 450 के सेक्शंस का जो टुकड़ा है। और ये बेसिकली टोटल 17 सेक्शंस बनते हैं तादाद में। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कंपनी की तारीफ बताऊं, वो कंपनी लॉ की तारीफ बताऊं। कंपनी वो जो कि बॉडी कॉर्पोरेट की सबसे प्रोमिनेंट किस्म है। और कंपनी जब तक प्रूव नहीं करेंगे, पूरा लॉ जो है वो बहरहाल अप्लाई होने की दलील नहीं मिलेगी, प्रीएम्बल अप्लाई नहीं हो सकेगा। ये डेफिनेशन है कि आपकी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन से हुई हो, एक्ट से हुई हो, यानी 2017 के कानून से या कंपनी लॉ से। कंपनी लॉ क्या है वो यहाँ पे आ गया। सेक्शन 2 सब सेक्शन कानून के तहत बने हो, जैसे यूनिलीवर है, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बने हुए हो, या फिर एक कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के तहत बने हुए हो। तो कोई भी पुराने कानून के तहत भी बने हुए हो तो भी आप कंपनी के डेफिनेशन में आते हो, मीनिंग देयर बाय आप भी आज अपनी जिंदगी कंपनीज एक्ट के हवाले से ही गुजारोगे। अच्छा, फिर मजीद ये बात कि
अच्छा, अब आप आइएगा जरा 479 में बताऊं। इसकी डीप में नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपका जो है वो पॉइंट क्लियर रहे, क्योंकि हर सेक्शन में नॉन कंप्लायंस के ऊपर पेनल्टी आएगी तो फिर बार बार मुसीबत में कहीं ना पड़ जाए। एडजुडिकेशन कि पेनल्टी जब भी लगेगी, बाय डिफॉल्ट इसका अक्रूवल नहीं होता है नॉन कंप्लायंस के ऊपर। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो है वो इसके ऊपर एडजुडिकेशन के प्रोसेस का आउटकम देखना पड़ेगा। Till the time adjudication has not been initiated and concluded, you are not allowed to book the accrual of the penalty. अच्छा, ये जो है वो स्टैंडर्ड स्केल क्या है, जो मुख्तलिफ सेक्शन में लिखे हुए हैं, ये तीन जो है वो स्केल है। एक कहलाती है लेवल 1, एक लेवल 2, एक लेवल 3। सब में देखें अप टू लिखा हुआ है, मीनिंग देयर बाय ये मैक्सिमम एक्सटेंट है। हो सकता है कि ये लग जाए मैक्सिमम वाली, हो सकता है एजुकेशन में कुछ भी ना लगे, हो सकता है कि इसके दरमियान में कुछ लग जाए यानी ना हो, और हो मैक्सिमम दरमियान में कुछ। जैसे 25,000 रुपए की लेवल 1 की है तो शायद 15,000 रुपए एग्री हो जाए। अच्छा, जो 25, 5 और 100 मिलियन है, ये तो बहरहाल जो है वो फिक्स पेनल्टी है, पर डे भी पेनल्टी है, उसमें भी मैक्सिमम एक्सटेंड ये है कि 500 रुपये पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में 1,000 रुपये, और तीसरे वाले केस में 5 लाख रुपए। अच्छा, अब आप आइए। जो सेविंग का सेक्शन बताया था कि पुराना कानून बिल्कुल से खत्म हो गया, यानी रिपील हो गया 1984 का कानून, मगर उसके ये वाले सेक्शन जो है यानी एक्सेप्ट करके इसको सेव कर लिया। ये किससे मुतालिक है? ये एनबीएफसी से मुतालिक है। तो एनबीएफसी को आज अगर कोई पढ़ेगा तो वो बेसिकली पुराने कानून से पढ़ेगा, मगर वो ये नहीं कहेगा कि पुराने कानून अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि ये कहेगा कि पुराने कानून को फॉलो करना भी बेसिकली जो है वो कंपनीज एक्ट का फॉलो करना ही है, क्योंकि उन्होंने 509 के अंदर इसकी जो है वो एडॉप्शन की हुई है। अच्छा, अब आप आ जाइए 505 नंबर। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल। इसमें ये नहीं लिखा कि बनी है स्पेशल इनेकमेंट के तहत, गवर्न हो रही है। इसके नीचे नाम भी लिखे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के तहत चलती है। बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत चलती है। अस्करी बैंक है, बनी तो कंपनीज एक्ट में है मगर चलती है बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत। ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस है, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस है, आदमजी इंश्योरेंस है। बनी तो जो है वो बहरहाल कंपनीज एक्ट के तहत मगर चलती है बहरहाल इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के तहत। इसी तरीके से मुदारबाज हैं, वो मुदारबा ऑर्डिनेंस के तहत हैं। इसके अलावा कोई भी और हो जैसे कि सीडीसी है। इसी तरीके से जो है वो मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी एक हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो वो बहरहाल उसके लिए कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट है। तो कोई भी अगर कोई कानून हो जो कि चलने से मुतालिक हो मगर कंपनी बहरहाल बनी हुई है कंपनीज एक्ट के तहत, तो उसके ऊपर आप कंपनीज एक्ट प्राइमरीली अप्लाई करोगे। मगर कुछ जगहों पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के सेक्शन 35 और 36 के हवाले से बताया कि उसको अगर कंपनीज एक्ट के तहत देखा जा रहा है तो कुछ और बात निकल रही है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस से देखा जा रहा है तो कुछ और बात निकल रही है। तो फिर जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो, फिर उस सूरत हाल में आप इनकंसिस्टेंसी के केस में स्पेशल लॉ को फॉलो कर लीजिएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है आखिरी में। अप्लाई यानी कि एक्ट अभी भी अप्लाई होगा, भले आपका सेपरेट कानून है, मगर ये कि वहां पे छोड़ दीजिएगा जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपको ये महसूस होता है, ये डिस्कवर होता है कि अगर हम स्पेशल इनेकमेंट को, स्पेशल गवर्निंग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे, तो इसके ऊपर स्पेशल लॉ की जो है वो सब इसके अंदर जो है वो डिरोगेशन हो जाएगी, यानी उसको जो है वो नॉन फॉलोइंग एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो फिर छोड़ दीजिएगा कंपनीज एक्ट को और स्पेशल लॉ को ही फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, मजीद ये 505 सबसेक्शन 2 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेसिस म्यूटेंडिस लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है नेसेसरी चेंजेस। अगर जो है वो कोई लिस्टेड कंपनी हो और ये कोई स्पेशल इनेकमेंट के तहत बनी हुई कॉरपोरेशन है, जैसे कि पीएनएसी है, तो वो
कंपनीज एक्ट में आना नहीं चाह रहे, आए भी नहीं, उन्होंने अपना कानून अलग से बना लिया। मगर अगर वो लिस्टेड हो गए तो लिस्टेड होने के नाते हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये वाले मखसूस सेक्शन जो मैंने अभी आपको उधर हैंड आउट में भी गिनवाए। 130 एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स, 132 एजीएम, 220 से 239 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना, 247 से 267 जो है ये ऑडिट से इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक, 270 और 271 भी इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक। द प्रोविजन ऑफ these selected sections shall mutatis apply to the listed companies or corporation established by any special enactment for the timing in force whose securities are listed। अगर ये लिस्टेड होंगी सिक्योरिटीज तो फिर आप इसके ऊपर फॉलो कीजिएगा। लाइक जो है वो पीएनएससी में हम ये सेक्शन फॉलो करेंगे, स्टेट लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। और फिर जो है वो and the said sections the expression company shall include a listed company to establish। और जो है वो इनको हम ऐसे मानेंगे जैसे कि वो अगर लिस्टेड हो गई जार बात है सिक्योरिटी तो ऐसे मानेंगे जैसे वो लिस्टेड कंपनी है। तो फिर लिस्टेड कंपनी होने के नाते जो स्पेशलाइज लॉ जैसे कि टेक ओवर लॉज हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज एक्ट है, जैसे कि पब्लिक ऑफरिंग है, वो भी अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो इनके ऊपर कंपनी के इनकी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो ये लिस्टेड कंपनी के नाम से कहलाएंगी, बजाय इसके कि हम इसको जो है वो स्पेशल इनेकमेंट वाली स्पेशल कंपनी बोलना शुरू कर दें। अच्छा जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आज हमने अल्लाह का शुक्र है इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए। इसके अलावा मैंने आपको 479 का थोड़ा तस्करा कर दिया। इसके अलावा जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो 505 भी पढ़ा दिया। ये थोड़ा सा देखना चाहें तो देख लें, बाकी अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। एक है ये 512 नंबर, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये स्टेशनरी इंस्ट्रूमेंट का है कि जिसमें ये पावर दिया गया है कि आप जो है वो कमीशन होने के नाते, यानी कि जो है वो आप जो है वो बेसिकली जो है वो एससीसीपी होने के नाते, और यही बात जो है वो लिखी हुई है 510 में भी कि आप एससीसीपी होने के नाते डॉक्यूमेंट जारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जारी हो रहा है उसका नाम डायरेक्टिव्स होगा, सर्कुलर्स होगा, गाइडलाइंस होगा। और फिर जो है वो नीचे वाली जो है वो सूरत याद यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है 512 में कि जो जारी होगा डॉक्यूमेंट उसका नाम रेगुलेशन होगा। इस रेगुलेशन के अंदर इन्होंने लाजमी तौर पे ये रखा हुआ है कि पब्लिक कमेंट्स जो है वो इसके ऊपर लिए जाएंगे। इसके अंदर ये कंडीशन होगी कि भाई पब्लिक जो है वो कमेंट इसके ऊपर दिए जाए, मगर ये कि 510 वाली चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है। इसकी अगर कोई आदमी सीरियस नहीं लेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी जो है वो अलग से दी गई है। वो ये रखी गई है कि भाई 5 मिलियन तक की पेनल्टी, और जो है वो 100,000 पर डे की पेनल्टी। और जो है वो अगर सूरत हाल ये कि 510 के डॉक्यूमेंट को कोई सीरियस नहीं लेगा तो उसके ऊपर फिर लेवल 3 की पेनल्टी, जो कि आपने सेक्शन 479 के हवाले से देख ली। तो ये सेक्शन जो है वो हमने हैंड आउट से भी पढ़े और बहरहाल यहाँ पे भी दिखा दिए मैंने आपको। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। किसी का कोई सवाल नहीं है? चले इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। जी शुक्रिया सलमान साहब।